हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक स्टेटमेंट है। बेसिकली आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उनमें से कोई एक विकल्प चुनना है। The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current, धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपको ये बताना है कि आपके पास एक स्ट्रेट सोलोनॉइड है, कुछ इस तरीके का। अब इस सोलोनॉइड के अंदर, इसके जो भीतर जो पॉइंट है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला है इज 0 यानी 0 होगा। बी, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, यानी ये कम होता रहेगा जैसे जैसे हम जो इसका अंत है या इसका जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, बढ़ेगा जैसे जैसे हम इसके दोनों छोरों तक पहुंचेंगे। इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यानी हर बिंदु पर ये एक समान होगा। 0 है जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं, घटती जाती है। जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं, बढ़ता जाता है। सभी बिंदुओं पर समान। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सोलोनॉइड है, कुछ इस तरीके से ये आपका सोलोनॉइड। अब आपने पढ़ा है कि जो सोलोनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह जो है बिहेव करता है। यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, उसका जो आकार होता है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आपके बार मैग्नेट में होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है, वो एक छोर से निकलती हुई प्रतीत होती है और जो दूसरे छोर पे क्या होती है, वो इस सोलोनॉइड के अंदर या भीतर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो आपका जो सोलोनॉइड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। अब हमने एक और चीज पढ़ी, क्या पढ़ी थी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सोलोनॉइड के अंदर, ठीक है, ये सोलोनॉइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी हैं, पैरेलल है यानी समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनके बीच में जो गैप है वो बराबर है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनका घनत्व यानी उनकी जो डेंसिटी है, एक घनत्व जो है वो एक समान। घनत्व एक समान होने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि हर एक बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो सेम हो, या हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम हो। क्यों होगी, क्योंकि जो लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो पैरेलल है, समानांतर है, एक दूसरे से बराबर दूरी। ठीक, अब यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलोनॉइड के अंदर, ठीक है, वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सॉरी जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के समानांतर है, इस कारण हर एक बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा होगा। यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यानी सभी बिंदुओं पर समान। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनॉइड, यानी सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर बिंदु पर, हर जगह
चाहे बीच बीच का हिस्सा लो, चाहे किनारे का हिस्सा लो, कोई भी हिस्सा लो, हर जगह ये समान होता है। ठीक है, एक जैसा होता है, एक समान होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदल सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो सकता है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान यानी मास, बी स्पीड यानी चाल, सी वेलोसिटी यानी वेग, डी मोमेंटम यानी सांद्रता। तो आपसे कहा गया है कि अगर कोई जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड पर जो है फ्रीली मूव करता है तो जो है चेंज किस में हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस केस में जो चेंज आता है वो वेलोसिटी और मोमेंटम में आता है, यानी वेग और संवेग। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी और डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताइए। अब बेसिकली जब हम बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो इस नियम से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, दूसरा करंट की दिशा पता है, तो आप किस तरीके से मोशन या फोर्स की दिशा निकाल सकते। बेसिकली इस रूल का यूज हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको जो है आपका जो बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है उसे आगे स्ट्रेच करना होता है। और स्ट्रेच इस तरीके से करना होता है कि जो आपका अंगूठा है, ठीक है, आपको फिर पहले हाथ स्ट्रेच करना है, आपका जो अंगूठा है और जो आपकी मध्यमा है और तर्जनी अंगुली, इनको आपको बाहर की तरफ खोलना होता है और बाकी दो उंगलियां आपके अंदर को। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे कि कुछ इस तरीके से। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, अपना अंगूठा, ये आपका अंगूठा है, मध्यमा और त्रिज्यीय अंगुली है, इन तीनों को क्या करना है, आपस में इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि आपस में तीनों परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत। अब जब आप इसे इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पर जो अंगूठा होता है ये फोर्स या मोशन की दिशा दिखाता है, यानी फोर्स बल या जो गति है उसकी दिशा क्या हो। मध्यमा जो है वो करंट यानी धारा की दिशा दिखाता है, और जो तर्जनी अंगुली है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड रूल है ये आप इसमें ये जो है ये आप अपने लेफ्ट हैंड के माध्यम से इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे। Fleming's left hand rule states that if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the left hand at right angles to each other, then thumb point towards the direction of magnetic force. The forefinger point towards the direction of magnetic field and middle finger point towards the direction of current. यानी जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ये यह कहता है कि जब अपने बाएं हाथ को आप बाहर की ओर स्ट्रेच करते हैं और अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी अंगुली जो है, ठीक है, तर्जनी उंगली सॉरी, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी उंगली और आपका जो मध्यमा उंगली है, इन तीनों को आप जब जो है परपेंडिकुलर रखते हो, एक दूसरे के लंबवत रखते हो, तो जो अंगूठा होता है ये मैग्नेटिक फोर्स यानी जो आपका चुंबकीय बल है या जो बल है या
जो गति आपको यहाँ पे महसूस होती है वो उसकी तरफ इशारा करता है। आपके जो 4 फिंगर है यानी तर्जनी उंगली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा करती है, और जो मध्यमा है ये करंट की ओर इशारा करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा गया है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को एक दूसरे के समकोण यानी लंबवत पर व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा की ओर इशारा करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा करती है और मध्यमा उंगली धारा की ओर दिशा जो है, जो मध्यमा है वो किसकी जो है धारा की दिशा की ओर इशारा करती है या उसकी तरफ पॉइंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। किसी कुंडली में धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास कोई कुंडली है, कोई सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड में किस किस प्रकार से हम धारा को प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी, जैसे आपके पास कोई भी कॉइल है, उससे अगर आपको उसमें करंट को इंड्यूस कराना है, धारा को प्रेरित कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई मैग्नेट ले सकते हैं। मैग्नेट को जो है, जो आपके पास कॉइल है उसकी तरफ अगर आप मूव कराते हैं, गति कराते हैं, तो आपकी जो कुंडली है उसमें धारा जो है प्रेरित हो जाती है यानी इंड्यूस हो जाती है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो मैग्नेट है वो एक जगह स्थिर रहेगा और आप कुंडली को आगे पीछे या उसकी तरफ और उससे दूर जो है मूव करें। तो ये जो दो मेथड है, इन दो मेथड के माध्यम से हम किसी भी कुंडली में जो है धारा को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, यानी निम्नलिखित जो है तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जो है कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं। इफ कॉइल इज मूव्ड रैपिडली बिटवीन टू पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी आपके पास कोई कॉइल है और उसको आप क्या कर रहे हैं, आप हॉर्सशू मैग्नेट, आपके पास कोई हॉर्सशू मैग्नेट है, उसके जो दो पोल हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके, आपके पास हॉर्सशू मैग्नेट है, आपका हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे क्या है, कॉइल है। अब आप क्या करते हैं, इस कॉइल को जो है यहाँ पे इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। मान लीजिए आप इसे क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, गति करा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। When a magnet is moved relative to the coil, an electric current is induced in the coil. यानी जब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं, यानी पहले तो हमने क्या किया, कॉइल को मूव कर, ठीक है, आपकी कॉइल थी, इसे हमें मूव कर। अब हम क्या करते हैं, कॉइल को ना मूव कराकर, मान लीजिए कॉइल है, इसको ना मूव कराकर हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को ही, जो आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, इसको ही आगे पीछे मूव कर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आपकी कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आपके पास एक कुंडली है, उसमें करंट को, धारा को प्रेरित करा सकते। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। यदि कुंडली को घोड़े की नाल चुंबक, या जो चुंबक होता है कि दो ध्रुवों के बीच तेजी से घुमाया जाए या गति कराई जाए, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। जब चुंबक की कुंडली के सापेक्ष गति की जाती है
तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाए। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी कुंडली में धारा को प्रेरित कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। प्रत्यक्ष धारा या डायरेक्ट करंट के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। अब अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट के कुछ सोर्स हैं, जैसे कि आपका बैटरी हो गया या सेल हो गया या आपका जो डीसी जनरेटर है वो क्या है, डायरेक्ट करंट का सोर्स। ठीक है, तो आपके आंसर होंगे डीसी जनरेटर एंड सेल आर सम सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। डीसी जनरेटर और सेल क्या है, डीसी जनरेटर और जो सेल है ये क्या है, ये कुछ डायरेक्ट करंट के। अब आपका अगला प्रश्न है, विच सोर्स प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के कुछ स्रोत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसी करंट के सोर्सेज बताने हैं। तो एसी करंट के जो सोर्सेज हैं वो है आपके पावर प्लांट और एसी जनरेटर, यानी जो पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र हो गए आपके, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र हो गए, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए आपके। तो ये जो पावर प्लांट्स है, चाहे आपके ताप विद्युत हो, चाहे जल विद्युत हो, चाहे आपके जो है टाइडल एनर्जी के हैं, ठीक है, तो ये जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, ये जो पावर प्लांट्स हैं इनसे जो हमें करंट मिलता है वो बेसिकली जो है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यक्ष धारा होती है, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा होती है। वही जो है आपका जो एसी जनरेटर होता है वो भी एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न कर। तो आपका आंसर है पावर प्लांट एंड एसी जनरेटर आर सम ऑफ द सोर्सेस दैट प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, विद्युत संयंत्र और एसी जनरेटर कुछ ऐसे स्रोत है जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। The direction of the induced current changes once in each. प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदलती है। यानी आपसे क्या कहा गया है, एक हमारे पास आयताकार कुंडली है, उस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है। अब इस कारण क्या होता है, धारा प्रेरित हो जाती है, आप ये जानते हैं। ठीक है, धारा प्रेरित हो जाती है क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में जो है तार को घुमाते हैं या रोटेट कराते हैं, मूव कराते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, मूव कराने के कारण क्या होता है, उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। तो आपको इस धारा की दिशा बतानी है कि इस धारा की दिशा क्या हो, और क्या बताना है, बेसिकली इस धारा की दिशा प्रत्येक बार कितनी बदले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदलती है। तो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी जो जो आपकी जो वायर है उसमें जो करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है, वो एक दिशा में हो रही है। ठीक है, अब वो चेंज कितनी बार हो, ठीक है, एक बार में वो कितनी बार चेंज हो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन और 1/4 रेवोल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया, आपके पास एक आयताकार कुंडली है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं या घुमा रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट इंड्यूस होती है। तो आपको बताना है कि जो करंट की दिशा है वो एक बार में कितनी बार जो है चेंज हो। ठीक है, ये आपको पता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी होगा, हाफ, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो ये इसका आंसर होगा। यानी अगर हम बात करें एक रेक्टेंगुलर कॉइल की जो कि कॉपर की है, ठीक है, तांबे की तार है, उसे आप क्या करें, रोटेट करें, तो यहाँ पे जो करंट की दिशा में जो बदलाव आएगा वो कैसा आएगा आपका, हाफ।
क्यों आएगा? ये क्या है, आपके मैग्नेट के दो पोल है। यहाँ पे आपने क्या करा, एक कॉइल ले ली, ठीक है, कॉइल है। अब इसे आप मूव करा रहे हो, घुमा रहे हो, तो अभी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो हुआ इस तरीके से, आप मूव करा रहे हो, फ्लो हो रहा है। फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, फिर रोटेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल जो है, ये वाली तार इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर करंट, क्योंकि पहले तो इस साइड में ये मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, करंट जो है जब आप मूव करा रहे थे तो ए बी से ए की ओर जा रहे थे, अब वो घूम गया और फिर क्या हुआ, फिर कुछ इस तरीके से हुआ, आपने पूरा रोटेट करा, घुमाया, तो आपका जो ए बी है वो इधर आ गया और सी डी इधर आ। तो पहले ए बी में क्या हो रहा था, बी से ए की ओर करंट जा रहा था, लेकिन बाद में क्या होगा, जब साउथ पोल के पास आ गया तो करंट ए से बी की ओर जाए। तो आप देख सकते हो चेंज हो, और चेंज कब हो रहा है, जब आपने पूरा जो है रेवोल्यूशन नहीं लिया, जब आपने कितना लिया, आधा रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से आपने रोटेट कराया, गोल घुमाया और हाफ ही रोटेशन किया, तो क्या हो गया, करंट की दिशा में यहाँ पे परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये क्या करते हैं, करंट इंड्यूस करते हैं। अब इनकी जो दिशा होती है करंट की, जो है नॉर्थ के लिए अलग होती है, साउथ के लिए अलग होती है। बेसिकली नॉर्थ क्या करता है, नॉर्थ जो करंट इंड्यूस कराता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और साउथ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। अब जैसे ही पहले जो ए बी है वो नॉर्थ के पास है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और फिर जब ये साउथ में जाएगा तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर साउथ में जब जाएगा ए बी तो क्लॉकवाइज जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है उसमें बदलाव आ रहे हैं, और कितने में आ रहे हैं, हाफ रोटेशन में, तो इसलिए इसका आंसर हाफ रोटेशन, हाफ रेवोल्यूशन हो। अगला क्वेश्चन है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंस। विद्युत परिपथों और उपकरणों में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम बताइए, ठीक है। तो आपको क्या बताने हैं, दो सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंस में किया जाता है। तो अगर हम बात करें सेफ्टी मेजर्स की, तो हम जो है फ्यूज का यहाँ पे यूज करते हैं, और दूसरा है आपका अर्थिंग, तो हम इन दो का यहाँ पे विवरण देंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज की। तो फ्यूज क्या होता है, बेसिकली आपने ये पढ़ा है कि कई बार क्या हो जाता है, आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें लाइव वायर न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट का एक्सेस फ्लो होने लग जाता है, ये करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लग जाती है अपनी लिमिट। तो क्या होता है, अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा चार्जेस या बहुत सारा आवेश या करंट जो है हमारी जो है परिपथ से प्रवाहित होंगे, तो इसके कारण जो हमारे अप्लायंसेस हैं वो जल सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। बेसिकली फ्यूज एक मेटल का जो है सेफ्टी डिवाइस है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम होता है। अब जैसे ही करंट जो है सर्किट में बढ़ेगा, तो एक लिमिट में बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कम होता है। अब वो गल जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, जिस कारण करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, और इस तरीके से जो आपके अप्लायंसेस हैं वो सब जलने से बच जाएंगे। तो फ्यूज का जो यूज होता है वो एज अ सेफ्टी डिवाइस होता है, और ये जो है हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उनसे जोड़ा जाता है इसे, ताकि हम एक्सेस फ्लो, करंट का जो बहुत ज्यादा फ्लो होता है उसे हम रोक सकें। अब हम अर्थिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपने जो है, जब हम घरेलू विद्युत परिपथ यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास तीन प्रकार की तारें होती हैं। एक होती है आपकी लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, और एक होती है अर्थ वायर। अब जो ये अर्थ वायर होती है,
ये आपके घरों में जो सॉकेट्स होते हैं उनसे जुड़ी होती है और इसको तारों के माध्यम से जो है एक डिस्क से जोड़ा जाता है जिसे पृथ्वी पे ग्राउंड कर दिया जाता है। बेसिकली इसका यूज ये होता है कि कई बार एक्सेस चार्ज जो है फ्लो करता है हमारे सॉकेट से, हमारे सर्किट से, तो उस एक्सेस चार्ज को जो है धरती तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो लीकेज है चार्ज का उसके कारण कोई हानि ना हो। इससे बचाने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है जितने भी आपके जो एक्सेस चार्ज है, ठीक है, जो आपका करंट होता है उससे क्या करता है, ये आपके परिपथ को बचाता है, ठीक है, जिससे आपके अप्लायंसेस बच जाते। तो अब बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। The safety measures commonly used in electrical circuits are as follow. आमतौर पर विद्युत परिपथों में उपयोग किए जाने वाली मापी गई आमतौर पर किए जाने वाले उपयोग, ठीक है, जो कि आपके सुरक्षा उपयोग में किए जाते हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है आपका फ्यूज। Each circuit should be connected to a fuse because fuse prevents the flow of excess current through the circuit. यानी हर एक परिपथ, हर एक सर्किट को फ्यूज से जोड़ा जाना चाहिए। क्यों जोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि जो फ्यूज होता है वो करंट का जो एक्सेस फ्लो है, ठीक है, उससे बचाता है। When current in the circuit exceeds maximum limit of the fuse, यानी जब भी जो है कोई सर्किट है, परिपथ है, उसमें से जब करंट फ्लो करता है और वो करंट जो है एक मैक्सिमम लिमिट के पार पहुंच जाता है, द फ्यूज मेल्ट, तो इससे क्या होता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी जो है उसके कारण क्या होता है, आपके जो आपके ऊष्मा होती है वो उत्पन्न करता है। क्या आपने पढ़ा है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका उपयोग हम कमरे को गर्म करने के लिए करते हैं, जहाँ पे आप हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज होता है और उसके कारण फ्यूज आपका गल जाता है। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट प्रोटेक्टिंग द अप्लायंस कनेक्टेड टू द सर्किट, और ये गल जाता है जिससे क्या होता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है, और आपके जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं। प्रत्येक सर्किट को एक फ्यूज से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि फ्यूज सर्किट के माध्यम से अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकता है। जब सर्किट में करंट फ्यूज तत्व से अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है तो सर्किट से जुड़े उपकरण की सुरक्षा के लिए करंट के प्रवाह को रोकने के लिए फ्यूज पिघल जाता है या गल जाता है। अर्थिंग प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अब जो अर्थिंग है इसका जो यूज होता है ये प्रोटेक्ट करता है, ये बचाता है व्यक्ति को या जो भी यूज कर रहा है, जो आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट्स का यूज कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, बिजली के झटकों से। Any leakage of the current in the appliances is transferred to the ground by earthing and people using the appliances is prevented from getting electrocut, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अप्लायंसेस को लीकेज से बचाता है, ठीक है। कैसे बचाता है कि ये जो चार्जेस है उन्हें ग्राउंड कर देता है, जिससे क्या होता है जो व्यक्ति है उनको करंट नहीं लगता। ग्राउंडिंग, अर्थिंग उपयोगकर्ता को बिजली के झटके से बचाता है। किसी उपकरण में करंट के किसी भी रिसाव को अर्थिंग द्वारा जमीन में स्थानांतरित किया जा सकता है या कर दिया जाता है और उपकरण को उपयोग करने वाले व्यक्ति को करंट लगने से बचाया जाता है। तो ये आपका आंसर, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।